चलो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं अपना। केमिकल काइनेटिक्स अभी अपन क्या करेंगे ना केमिकल काइनेटिक्स में। अब ठीक है, मतलब अपन पढ़ते हैं भाई, ये अपन को पता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन से डील है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में अपन को पता है कुछ वेरी फास्ट होते हैं, कुछ वेरी स्लो होते हैं और कुछ मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट मतलब आयनिक रिएक्शन, हम सोचेंगे भी नहीं और वो रिएक्शन हो जाएगा। जितने भी आयनिक रिएक्शन होंगे वो वेरी फास्ट रिएक्शन, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे तो वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वेरी फास्ट रिएक्शन में आएगा। वेरी स्लो रिएक्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन, कन्वर्जन ऑफ फॉसिल इनटू फ्यूल्स, तो इस टाइप के बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं। और कुछ मॉडरेट रिएक्शन होते हैं जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दे आर मॉडरेट रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन कुछ टाइम ले ले रिएक्शन करने के। तो मोस्टली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं या जो रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज करना होता है, रिएक्शन विथ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो उस केस में जब हम एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो रिएक्शन होगा। तो अपन उन्हें कहते हैं कि ठीक है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो जितना ज्यादा अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो अपने हिसाब से होगा, तो अपन मॉडरेट रिएक्शन हो जाएंगे, विच कैन टेक सेकंड्स, आवर्स, मिनट्स, लाइक दैट वो हो सकता है। मेनली अपन को इन्हीं रिएक्शन को डिस्कस करना है, मेनली अपन को इन्हीं रिएक्शन को डिस्कस करना है। तो इन्हीं रिएक्शन को डिस्कस करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन भी दो टाइप्स का होगा, एक एवरेज रेट होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। इंस्टेंटेनियस रेट, अब एवरेज रेट के लिए अपन कहते हैं कि भाई जैसे कोई एग्जांपल है अपने पास, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई जैसे अगर मान लो एवरेज रेट की बात करें, तो एवरेज रेट तो तब ठीक रहता है जब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहे। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि हम कैलकुलस क्यों पढ़ते हैं। तो कैलकुलस कब पढ़ा जाता है ये भी आपको पता है कि भाई कैलकुलस हम क्यों पढ़े और कब पढ़ना है, तो कब कैलकुलस लगाना है। अपन को पता है कि जैसे जैसे अपने पास अगर रिएक्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जितना इनिशियली होगा आफ्टर सम टाइम उतना थोड़ी होगा, क्योंकि ये तो डिकम्पोज होता जाएगा ना इसमें। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होगा वैसे वैसे रेट भी कम होता जाएगा। तो फिर एवरेज रेट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं अगर ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है रेट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो एवरेज रेट पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए, इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस रेट में अपन क्या करेंगे, तो अपन को पता है इंस्टेंटेनियस रेट मतलब होता है
for a very small change in concentration divided by the very small change in time. So infinitely small change in concentration divided by infinitely small change in time. और वो अपने लिए होता है dc/dt. इंस्टेंटेनियस रेट अपन लिखते हैं, स्मॉल चेंज इन टाइम, उसके लिए अपन डिफरेंशिएट करते हैं और वो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमको इंस्टेंटेनियस रेट ही पढ़ना है. मोस्टली अपन को क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ना है. अब अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन गिवन है, सपोज ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और अपने पास कोई इक्वेशन गिवन है, दैट इज N2 plus 3H2 is an equilibrium with twice of H2. तो अपन क्या कहेंगे भाई, जितना इसका कंसंट्रेशन, इसके मतलब रेट लॉ लिखना है अगर अपन को, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम. तो जितना रेट इसका डिकम्पोजिशन का होगा, उसका 3 टाइम इसका डिकम्पोजिशन का रेट होगा. जितना रेट इसका डिकम्पोजिशन का होगा, इसका 2 टाइम्स इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा. तो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दैट A, B and C. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना है तो जैसे रेट लॉ लिखते हैं, और रेट लॉ, तो रेट लॉ तो होता है जैसे अपन लिखते हैं भाई, दैट इज माइनस डी ऑफ N2 by dt, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी H2 by dt, और ये माइनस दैट इज प्लस 1/2 ऑफ डी NH3 by dt. ऐसे लिख के अपन बता सकते. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये अपने लिए रेट लॉ हो गया, द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर मान लेते हैं अपन को ऐसे, इसका कंसंट्रेशन अपन को A गिवन था, इसका कंसंट्रेशन अपन को B गिवन था इनिशियली, और ये 0 था. मतलब एक बार रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिख लेते हैं, बाद में अपन इसको रेट ऑफ रिएक्शन में. वैसे अपन को पता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं. आप मुझे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 दे दो, मैं बाकी अपने आप कैलकुलेट कर दूंगा. जिसका रेट, जितना इसका रेट होगा, इसका 3 टाइम्स होगा और इसका 2 टाइम्स होगा. H2 का रेट दे दोगे तो मैं बता दूंगा इसका कितना रेट होगा और इसका कितना रेट होगा. जितना रेट इसका होगा 1/3 इसका होगा, 2/3 इसका होगा, खत्म हो गया. इनिशियली मुझे ये गिवन था, आफ्टर टाइम t मुझे गिवन है a minus x, दिस विल बी b minus 3x, दिस विल बी 2x बने. तो अपन को पता है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ऐसे लिखते हैं अपन, तो भाई रेट विल बी इक्वल टू, सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 दैट विल बी इक्वल टू, माइनस साइन क्यों लगाते हैं, वो डिकम्पोजिशन के लिए लगाते हैं. सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो अपन लिखेंगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, वो अपन को पता है. मैंने थोड़ा सा ना, बहुत ज्यादा ना पढ़ के अपन सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं, लेकिन एक बार में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस शायद अपन से कभी पूछ लो, तो अपन बता देता हूँ. सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल राइट दैट, किसी का भी डिकम्पोजिशन लिखना है तो मैं लिखूंगा भाई, उसका एवरेज रेट होगा तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय T2 minus T1, दैट इज टाइम T2 minus T1. वो एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेगा. फाइनल कंसंट्रेशन, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा,
तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, छोटा इनिशियल से। तो कभी रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वो पहले से नेगेटिव साइन लगा देते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव साइन लगा देंगे अपन, और प्रोडक्ट के केस में अपन पॉजिटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में तो बढ़ेगा ना कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो ज्यादा ही होगा। और अगर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है तो अपन को पता है, और इंस्टेंटेनियस लिखना है तो अपन की लिखेंगे भाई माइनस डीसी अपॉन डी। स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज इन टाइम, वो कैलकुलेट करके अपन बता। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टेंटेनियस रेट ही लिख लेता हूं, तो डीसी बाई डी कर देता हूं। तो डीसी किसका कॉन्सेंट्रेशन लेना है तुमको, N2 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो दैट विल बी द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2। कितना है अपने पास, तो अपन कहेंगे भाई माइनस डी बाई डी कर देते हैं, and that will be equal to, we'll write that ये हो जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a माइनस x माइनस a, ये तो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा dx बाई dt। ये इसका रेट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, दैट इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2। Similarly, if I write that rate of decomposition of H2, I'll write that H2 के लिए we'll say that d of H2 divided by dt, this is the rate of decomposition of H2। So what I will write that minus d by dt, और कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे अपन b माइनस 3x माइनस b हो जाएगा, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये अपने पास आ गया, तो अपन क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा दैट इज 3 इंटू डी एक्स बाई डी, ये आ जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिकम्पोजिशन की जगह अपन फॉर्मेशन लिख लेते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ दैट इज NH3 लिख लेते हैं माइनस डी NH3 अपॉन dt हो जाएगा अपने पास। इसको क्या लिखेंगे, तो प्लस d अपॉन dt कर देते हैं। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज दिस, तो ये अपने पास आ गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0, तो मेरे पास आया 2 इंटू डी एक्स बाई डी आ गया। अब ये तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो अपन इससे ये बता सकते हैं कि dx by dt will be equal to, that is d of minus d of N2 divided by dt minus 1 by 3 of d of H2 by dt, then it will be plus 1 by 2 of d of NH3 by dt. So dx by dt is nothing but we can say that the rate of reaction. जितना रेट ऑफ रिएक्शन N2 का होगा उसका 3 टाइम्स ये हो जाएगा, जितना ये होगा तो इसका रेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 टाइम्स का हो जाएगा। इसका कैलकुलेट करना है तो जितना N2 का होगा 2 को इधर लेके आएंगे, वी गेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 बता देंगे। So that is how we can write the rate law, अगर हमें गिवन है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैसे कैलकुलेट करना है, और रेट लॉ क्या होता है, वी गॉट। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है, सपोज ये तो रेट लॉ लिख लिया हमने, कैसे अपन को रेट लॉ लिखना है, वी नो दैट, किसी भी रिएक्शन में, और ये रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इससे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इससे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं अपने पास कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं, एक एग्जांपल है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ ए गिव्स यू थ्राइस। ठीक है, इसका इनिशियल सपोज कर लेते हैं अपन, इसको प्रेशर गिवन है अपन को 2 atmosphere, एंड आफ्टर 10 मिनट्स या 10 सेकंड्स ले लेते हैं, it becomes 1.5 atmosphere. So what is rate of decomposition of A? So a rate of decomposition of A. Rate of decomposition of A will be equal to, we know that final minus, अब इसमें तो नेगेटिव साइन लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी,
दैट विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो अपन लिखेंगे भाई दैट इज 1.5 माइनस कितना होगा 2, तो डिवाइडेड बाय dt कितना होगा अपने लिए, चेंज इन टाइम विल बी 10, so we'll write this as 0.5 by 10, that is equal to how much, that is 5 by 100, so 1 by 20 आ गया। अब ये तो एटमॉस्फेयर में गिवन है मुझे, ऐसे एटमॉस्फेयर लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एयर मुझे एटमॉस्फेयर में गिवन था, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ये बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसमें ना अब फॉर्मेशन ऑफ बी बताना है, तो अपन को पता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब मैं यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी will be equal to what is that 1 by that is minus plus dv upon dt। तो जितना रेट ऑफ फॉर्मेशन ये होगा उसका 3/2 टाइम्स अपन बता देंगे भाई, दैट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। मुझे ए का डिकम्पोजिशन पता था कितना, तो अपन बी का फॉर्मेशन बता देंगे भाई 3/2 इंटू 1/20 कर देते हैं, ये आ गया अपने पास 3/40 एटमॉस्फेयर और पर्सन। अब अगर मान लो अपन से पूछा गया कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A in moles per liter per second, so molarity per liter per second ऐसे। तो ये तो एटमॉस्फेयर में है, अपन मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन को पता है ये मस्ट बी द गैसियस टर्म, PV = nRT होता है, N by V कंसंट्रेशन होता है और P by RT करते हैं। तो कंसंट्रेशन की जगह अगर मुझे, ये तो प्रेशर के टर्म में लिखा, अपन ने इसको PA लिख सकते थे, इसको PV लिख सकते थे, प्रेशर का अपन ने रेट लिखा हुआ है, कैलकुलेशन में अपन को आंसर कैलकुलेट करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो प्रेशर मुझे गिवन था 1/20 अपन को गिवन है, और डिवाइड बाय कर देता हूँ, तो विल गेट दैट प्रेशर कितना होगा, ये तो अपन ने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखा, और अगर उससे प्रेशर के टर्म में अपन को बताना है तो अपन बता सकते हैं प्रेशर है ना, तो प्रेशर टर्म कितना हो जाएगा अपने पास, RT से डिवाइड कर दूंगा, आप मुझे टेम्परेचर दे दो मैं बता। अब अपन कहेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपन कहेंगे ठीक है, माइनस दैट इज 1/2 इंटू DA/dt इज इक्वल टू अपन लिखेंगे 3/2, 1/3 है, दैट इज 1/3 इंटू dV/dt। सो दिस इज द रेट लॉ। तब अपन को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो ये तो अपन को गिवन है, ये भी गिवन है, पर रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, अपन दोनों में से किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सो माइनस 1/2 इंटू DA/dt, DA/dt मुझे गिवन है। नेगेटिव साइन का कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता, अपन को पता है, थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट करके बताया था अपन को कैसे क्या करना है। 1/2 इंटू dV/dt, DA/dt कितना गिवन है अपन को 1/2, ये 1/40, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ये रेट ऑफ रिएक्शन। ये अपन कैलकुलेट करके बता सकते। सो लाइक दैट, अगर टेम्परेचर को, मतलब अगर टेम्परेचर मेंशन्ड होता तो अपन इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, उसमें गिवन होगा अपन को टेम्परेचर। तो मेरा मतलब था अगर प्रेशर के टर्म में गिवन है तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म में गिवन है तो प्रेशर पर कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे। ये सारे कैलकुलेशन में अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा अपन को ये ध्यान रखना है कि भाई रेट जिसका डिकम्पोजिशन का रेट गिवन है तो वो क्या होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो जो रेट इसका डिकम्पोजिशन का होगा, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन 3/2 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है, वेरिएबल टू टाइम। तो इसमें अपन रेट लॉ में से कैलकुलेशंस बता सकते। अब इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह गिवन होंगे
या कोई ग्राफ वगैरह गिवन होंगे तो फिर ग्राफ में एवरेज रेट कैलकुलेट, एवरेज कंसंट्रेशन और एवरेज टाइम और इंस्टेंटेनियस दोनों में आपको डिफरेंस पता है, तो मुझे लगता नहीं कि अपन को कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ की जरूरत है पढ़ने की, बिकॉज ग्राफ आप काफी पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई कंसंट्रेशन इनिशियली अपन को गिवन है सी नॉट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होगा ऑफ द रिएक्टेंट, तो अगर अपन को किसी मोमेंट पे एवरेज रेट कैलकुलेट करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपन को गिवन होगा व्हाट इज, है ना, और पर्टिकुलर टाइम पे अपन को गिवन होगा ये टाइम t1 था, c1 था, ये टाइम t2 है, c2 है, तो अपन को पता है दिस डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ दिस इज राइट ना, ये अपने लिए डेल्टा c हो जाएगा और ये अपने डेल्टा t हो जाएगा, तो वो तो रेट कैलकुलेट करके बता देंगे। साइन प्रोडक्ट रेट ऑब्वियसली बात है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो अपन को पता है नेगेटिव साइन लगाएंगे, और वो नेगेटिव साइन T2 माइनस T1, क्योंकि T2 बड़ा होगा T1 से, लेकिन C1 बड़ा, C1 क्या होगा, बड़ा होगा C2 से, और हम C2 माइनस C1 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए अपन को नेगेटिव साइन लगा देंगे। इंस्टेंटेनियस रेट अगर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो अपन को पता है, फिर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और DC और DT कैलकुलेट करना होगा, तो वो अपन को ऑलरेडी पता है। ये रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो अपन बता सकते हैं। अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अपन लिखते हैं भाई किसी भी इक्वेशन के लिए, जैसे अभी लिख रहे थे अपन, तो एक बात का ध्यान रखना है अपन को, कभी कभी अपन को ना ग्राम्स गिवन है, ऐसे जैसे N2 का रेट गिवन था अपन को, तो ऐसे लिखा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 इज 20 ग्राम पर सेकेंड। तो कभी केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशंस ग्राम में नहीं होते, सारे कैलकुलेशंस मोल्स में होते हैं। और अगर मुझे N2 प्लस 3H2, तो 3H2 का बताओ कितना रेट होगा ग्राम्स में, तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करके अपन इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और मोल्स के बाद उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, वो सब अपन को। तो उस टाइप सर का ग्राम, बोलो सर ग्राम्स में कैसे हो सकता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो वो तो मोल्स पर लीटर ही होगा। हाँ, तो ग्राम में मेरी मर्जी, मैं तो क्वेश्चन बनाऊंगा ना, वो बोल रहा हूं मैं। हाँ ठीक। भाई ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनो कि मैंने तुमसे ये कहा था कि देखो कभी कभी वो अपन को ग्राम में देते हैं, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में ग्राम में मिलने वाला है, मुझे ये चेक करना है कि वो ग्राम में कैलकुलेशन कोई नहीं होते, ठीक है ना। हाँ सर। तो मैंने ये थोड़ी कहा मैं खुद दे रहा हूं, मैं क्यों दूंगा भाई, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि तुम गड़बड़ नहीं करना उसको। ठीक है। अब नेक्स्ट वी कैन राइट इज अब अपन बात करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर। ऑर्डर की बात करेंगे और मॉलिक्यूलर की बात करेंगे। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हम सबको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिग्निफाइज द डिपेंडेंस ऑफ रेट on concentration of reactant. The dependence of rate on the concentration of reactant. तो concentration of reactant डबल करेंगे रेट में कोई चेंज नहीं आया, जीरो। कंसंट्रेशन का डबल किया, रेट 8 टाइम्स हो गया, अच्छा सेकंड ऑर्डर। तो लाइक दैट डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द concentration of the reactant is ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपन ने कहा भाई देखो मेरे पास A plus B gives you the product, तो रेट एक्सप्रेशन अपन लिखते हैं भाई, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपन, 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लेकिन अपन K into concentration of A to the power of X और B to the power of Y ये लिख। अब यहां पर अपन कहेंगे ऑर्डर का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जनरली अपन कहते हैं कि भाई अगर 4 से ज्यादा आ रहा है तो वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, उसमें भी अपन नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। बट अपन को एक बात पता है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो कब सकता है, तो अपन कहेंगे जब मुझे ये गिवन हो
कि a प्लस बी ये मुझे क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए इज अ वन स्टेप रिएक्शन, इज अ वन स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ही स्टेप में हो जाएगा ये रिएक्शन, तो फिर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी मैं इक्वल बता दूंगा। तो फिर अपन कहेंगे ये ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी एक जैसे हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? मोस्टली होते ही हैं। एंड दैट वाज द रीजन अपन जब ऐसे लिखते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है N2 + 3H2 इज एन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NH3, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इसलिए आप इसमें रेट लिख लेते हो। क्या लिखते हैं अपन? रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा लेते हैं कि F into concentration of N2 into concentration of H2 to the power of 3, अपन डायरेक्टली ये 3 को पावर लिखते हैं क्योंकि ये सारे के सारे सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास लॉ ऑफ मास एक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी रिएक्शन किए थे हमने आयनिक और केमिकल में, वो सारे के सारे वन स्टेप रिएक्शन थे, इसलिए हमने वहां पर रेज टू द पावर ऑफ मोलर कोएफिशिएंट हमेशा कर दिया। अब इसमें ये रेट लॉ है, तो फिर कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो रेट लॉ में मतलब यू कैन से दैट कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना अपन को आता है, वो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट। जब तक अपन को ये गिवन नहीं होगा ना क्वेश्चन में कि वो वन स्टेप रिएक्शन है, तब तक अपन किसी के भी मोलर कोएफिशिएंट को देख के ऑर्डर नहीं बताने वाले, हमें सर एक्सपेरिमेंट अगर से ही पता। इक्विलिब्रियम साइन होगा तो भी हम मान ले कि वन स्टेप है। अगर इक्विलिब्रियम साइन है तो वो स्टेप वन स्टेप है। अच्छा हाँ, राइट ना, क्योंकि इसमें भी तो ना मैकेनिज्म में ईच स्टेप इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल स्टेप इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। दूसरा अपन लिखेंगे भाई ऑर्डर ऑफ, इसमें ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर कैन बी वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, कैन बी फ्रैक्शन, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन greater than 3 is very rare, वो बहुत रेयर होता है। ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 3 तक तो जा सकता है, लेकिन आई एम नॉट टेलिंग कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 3 मतलब किसी एक का ही 3, जैसे ये है किसी एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ग्रेटर देन 3 आएगा अपने पास, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। इवन सम भी कभी कभी अपन कहेंगे कि उसमें भी अपन को थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। तो ठीक है, विल राइट दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन, दैट इज वेरी रेयर, ग्रेटर देन 3। फिर अपन कहेंगे दैट इज, so that is about the order of reaction। अब अपन एक एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में अपन को पता है, अपन को रेट गिवन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन होगा मोल्स पर लीटर, बी गिवन होगा मोल्स पर लीटर, और रेट गिवन होता है। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज गिवन होते हैं, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज गिवन होते हैं। रेट अपन ने अभी अभी रेट लिखा था, तो कंसंट्रेशन पर टाइम विल बी द, वो उसका यूनिट गिवन होगा अपन को। सो इसमें कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोल्स पर लीटर, और पर टाइम उसका यूनिट अपन को गिवन होगा। ये मोल्स पर लीटर होगा, ये भी मोल्स पर लीटर होगा, लिखने की जरूरत। मोस्टली क्या होता है कि मतलब अपन को ऐसे गिवन होता है कि भाई जो डायरेक्टली अपन को यहाँ पर गिवन होते हैं इन वैल्यूज से अपन को ये पता चल जाता है कि ऑर्डर कितना होगा। ये तो मैंने बड़ा इजी ले लिया भाई, 3 इक्वेशन बनाऊंगा इसमें सब्स्टिट्यूट करके, और
किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को डबल किया तो रेट डबल हो गया, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा। लेकिन जब ए को कांस्टेंट रखा और बी को डबल किया तो रेट इसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब इसमें बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 रहा होगा। तो इसमें तो अपन को साफ साफ दिख रहा है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन में आपने क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इससे कैलकुलेट किया मैंने, टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ रहा था एंड b टू द पावर ऑफ y इक्वल टू मेरे पास 2 आ रहा है। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a इज 1, b इज 2, therefore overall order of reaction is 1 plus 2 that is equal to 3 will be the overall order of reaction. इसमें अपन बता सकते हैं भाई, अब इसमें कभी कभी ऐसे हो सकता है वो 3 इक्वेशन आपको बनाने आते हैं, सभी को आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप बता दो, मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। तो इसमें अपन को ये सारे पार्ट अपन को आते हैं। अब अपन बात करते हैं मॉलिक्युलरिटी की। मॉलिक्युलरिटी की बात करूंगा तो बोलो। बी का जब कंसंट्रेशन डबल किया तब 2 से 8 हो गया ना, y की वैल्यू 3 होगी ना। 2 से 8 हो गया ना, डबल होगा तो 4 टाइम बढ़ेगा ना, 3 होगी, ठीक है, सही बात है, कैलकुलेट करके चेक कर लेते है ना। अपन क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन अपने पास है तो अपन लिख लेते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 विल बी इक्वल टू, ऐसे 2 टू द पावर ऑफ मतलब 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ठीक है, चलेगा ना, फिर कैलकुलेट की करने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो तो 3 टाइम्स हो गया तो अपन को पता चल गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, अपन लिख लेते हैं दैट इज, हाँ तो ठीक है ना, लिख लेते हैं, ये 1 था x का वैल्यू, उसको 3 कर लिया, सही तो है, b का वैल्यू y का वैल्यू 3 आ रहा है, तो छोटा मोटा कैलकुलेशन अपन कर लेंगे, कई बार थोड़ा डायरेक्टली लिखने में भी गड़बड़ हो जाता है, तो बिल्कुल 3 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी कभी जरूरत पड़े तो लॉग वगैरह लेके भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो अपन करेंगे। मॉलिक्युलरिटी की बात कर रहा है और ओवरऑल अपन लिख लेंगे, वो अपन को पता है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये ना इधर लिख देना आप, ओवरऑल ना लिख ही देता हूँ, 1 plus 3 is equal to 4th ऑर्डर आ गया। तो ये वैल्यू काफी रेयर होते हैं, वो कैलकुलेशन में ऐसे आ रहा है तो अपन, अच्छा कभी कभी मतलब ये वैल्यूज मैंने बड़े सिंपल लिए हुए हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं अपन तो वो आ जाता है, क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, इसलिए जरूरी नहीं कि हमेशा वैसे आएगा। अब कैलकुलेशन में भी अपन को ज्यादा टाइम मतलब वो नहीं करेंगे, वो ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मॉलिक्युलरिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या सिग्निफाई करेगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स colliding simultaneously in a single step। मतलब अगर एक से ज्यादा स्टेप में भी रिएक्शन हो रहा है तो अपन सिंगल स्टेप में, एक पर्टिकुलर स्टेप में कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर सकते हैं, वो मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। तो उसको अपन मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। दिस इज हाउ व्हाट द मॉलिक्युलरिटी विल सिग्निफाई। वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी is always a positive integer, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी जीरो नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। if we are given a reaction with fractional Molar coefficient, fraction Molar coefficient,
तो हम अपने आप ही अज्यूम कर लेंगे कि वो रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप में होगा वो। देन इट इज अज्यूम्ड द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर मुझे कोई रिएक्शन ऐसे गिवन होगा और मुझसे पूछा कि इसकी मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट करो, तो इसमें ये O2 जो है वो फ्रैक्शनल गिवन है, और फ्रैक्शनल गिवन होगा तो मैं हमेशा अज्यूम कर लूंगा कि इसकी मॉलिक्युलरिटी अभी तो नहीं बता सकता, आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म देना पड़ेगा, बिकॉज मॉलिक्युलरिटी हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप से कैलकुलेट करेंगे अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो। अब उन सबको पता है व्हाट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सो मॉलिक्युलरिटी अगर 1 होगा तो यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू 3 से ज्यादा थोड़ा मुश्किल होता है, ऑर्डर बी और मॉलिक्युलरिटी दे आर वेरी रेयर। सर तो इसमें हाँ बोलो। सर इक्विलिब्रियम रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी कैसे बताएंगे? इक्विलिब्रियम रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी, इवन अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम गिवन है, हाँ जो भी इक्विलिब्रियम गिवन होगा तो मॉलिक्युलरिटी अपन बता देंगे भाई कि रिएक्शन तो छोटा ही होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। हाँ तो अगर जैसे अपन को ऐसे गिवन है N2 + 3H2 in equilibrium with twice of NH2, अब अपन को गिवन होना चाहिए कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जो भी मॉलिक्युलरिटी गिवन होगा वो अपन बता देंगे, 4 बता देंगे। कौन से साइड से बताएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? क्यों, जो रिएक्टेंट लिखा होगा वही बताएंगे। आपको केसी पता तो है, रिएक्शन को रिवर्स करोगे केसी रिवर्स करोगे, ठीक है अंडरस्टूड है, इससे बताएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। क्योंकि सर कभी कभी ऑप्शन मतलब 4 भी होता है 2 भी होता है, तो उससे तुमने रेट पूछा है, तुमने हाँ मॉलिक्युलरिटी पूछे है कि जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, आपने साफ साफ लिखा हुआ है कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली फॉर्म अ प्रोडक्ट। हाँ इस चैप्टर में अपन को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करनी है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करनी है, बैकवर्ड की तो बात ही नहीं करनी। ठीक है इसलिए सर। अपन दिस इनटू दिस प्रोडक्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ सर समझा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वही रिएक्टेंट है हमारे लिए। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो अपन को पता है जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसमें वो ट्वाइस ऑफ H2O + N2O फॉर्म होता है, राइट। बायोमोलिकुलर रिएक्शन में अपन को पता है भाई SO2 है, इसको O2 से रिएक्ट करवा देते हैं, तो यू कैन राइट दैट, या ऐसे कर लेते हैं H2 + Br2 will give you twice of H। ट्राइमोलिकुलर के लिए इसमें बैलेंस इस टाइप से कर लेंगे तो अपन को मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ H। तो वो डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, मोलर कोएफिशिएंट जब भी मॉलिक्युलरिटी अपन को फिक्स बताना है तो मोलर कोएफिशिएंट हमेशा इंटीजर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल होंगे तो ये तो पक्का हो जाएगा कि वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। Molecularity and order for a complex reaction, अब अपन बात कर लेते हैं for a complex reaction। For a complex reaction, molecularity and order of reaction is calculated by slowest step or rate determining step, ऐसे rate determining step for complex reaction। complex reaction वो होता है जो एक से ज्यादा स्टेप में। अब कभी कभी अपन से कुछ ऐसे भी पूछ लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा।
बिफोर गोइंग टू द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ना, मैं एक बार बस वैसे ही अपन ने क्योंकि रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो एक तो अपन बता देंगे भाई कि फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कुछ ज्यादा ऐसे पढ़ने के लिए होता नहीं है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो क्यों? क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, द रेट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और K में कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है A into e to the power of minus A by R। It will also depend on surface area। जो हेट्रोजीनियस रिएक्शन होते हैं जिनमें एड्सॉर्प्शन होता है, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो ज्यादा रेट होगा। फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन। जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वगैरह है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया पे डिपेंड है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट से भी अपन को पता है, कैटलिस्ट क्या कर सकता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब अगर कैटलिस्ट लिखा होता है तो भाई वो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट तो वैसे भी यूज नहीं करते अपन, अनलेस हमें किसी चीज को स्टोर करना पड़े। जैसे मान लो अपन को H2O2 है, स्टोर करना है तो हम उसमें या तो यूरिया डाल देते हैं, उसका डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा, एनर्जी इवैक्यूएशन बढ़ जाएगा, या H3PO4 डाल दो तो भी उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली बात है, वो डिपेंड करता है कि कितना हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन में रेडिएशन का इंटेंसिटी कितना होगा। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिपेंड, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। So in this case, rate will be directly proportional to the intensity of light. ये फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब इनसे शायद अपन से कोई क्वेश्चन, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस बना लें और पूछ लें, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इनमें से मतलब बहुत सारा पार्ट ये सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ये तो इसी में आएगा। अभी अपन अरेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, रेट से कंसंट्रेशन अपन ऑलरेडी लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट आपको अच्छे से पता रहा होगा, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट के बारे में एवरीथिंग सब कुछ पढ़ा होगा। वैसे भी अगर मुझे कैटलिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सॉल्व करूंगा, फिजिकल से कभी सॉल्व नहीं करूंगा। फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑब्वियसली बात है, जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ रेडिएशंस, जितने रेडिएशंस फॉल करेंगे एटलीस्ट उतने मॉलिक्यूल तो एक्साइट होंगे ही होंगे, अगर उतना इंटेंसिटी मतलब उतना उनके पास रेडिएशंस है जितना अपन को चाहिए, उतना इंटेंसिटी उतना फ्रीक्वेंसी है जितना हमें चाहिए। तो ये पार्ट तो मतलब एक पार्ट इन जनरल है, सबको पता होता है, लेकिन बस मैंने एक बार रिवाइज किया कि अगर अपन को पता रहेगा तो ठीक है। अब अपन चलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अपन एग्जांपल है, आपको कैलकुलेशन पता है कैसे, एक छोटा मोटा अगर एक्सपेरिमेंट गिवन है तो एक्सपेरिमेंट से अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते। तो अपन क्या करेंगे इस पे, अपन अब एक्सपेरिमेंट से अपन को ऑर्डर कैलकुलेट करना आता है। एक्सपेरिमेंट से भाई अगर अपन को गिवन है, कभी कभी ऐसे गिवन होता है कि रेट है R1 है, ऐसे इक्वेशन भी बना लेंगे।
ऐसे कॉन्सेंट्रेशन अपन को गिवन है टू द पावर ऑफ एक्स, तो इसको अगर डबल करेंगे तो ऐसे मतलब जैसे अपन ने लिखा वो गिवन होता है क्वेश्चन में कि ये डबल हो जाता है या 8 टाइम्स हो जाता है, तो व्हाट विल बी द पावर, वो कैलकुलेशन अपन देख चुके हैं। एक बार अपने पास ये आ गया, ये गिवन था, ये गिवन था, तो अपन ने के कैलकुलेट कर लिया, और किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे भी पूछ लेते हैं तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। अगर ये दोनों पता है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो के का वैल्यू आ जाएगा, और के का वैल्यू आएगा तो अपन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए रेट बता सकते हैं वापस उस इक्वेशन। अब अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। सपोज अपन को गिवन है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, इसको भी हटा लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, एग्जांपल ले लेते हैं। ये अपन को जरूरत है क्योंकि ये बात अपन को पता है। तो एग्जांपल के लिए अपन लिख लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। Decomposition of ozone is like this, that is we'll say that twice of that is O2 बनाएगा अपन, ओजोन होगा तो O2 बनेगा। इसके लिए मुझे छोटा सा मैकेनिज्म गिवन था, और द मैकेनिज्म इज कि पहले O3 जो होता है वो डिकम्पोज करके O2 और O में कन्वर्ट होता है, और ये कन्वर्जन जो होता है ये इक्विलिब्रियम होता है। इसके लिए मुझे Kf गिवन है, Kb गिवन है, और फिर उसके बाद O3 जो है वो O को O के साथ रिएक्ट करके डिकम्पोज होकर ट्वाइस ऑफ O2 बना। मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ये मेरे लिए K1 है। ये फास्ट स्टेप होता है और ये स्लो स्टेप। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इन जनरल ऐसा हमेशा ही हो जाता है ऑलमोस्ट कि जो स्लो स्टेप है उससे पहले वाला स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है। अगर जरूरत पड़े तो आप अज्यूम भी कर सकते हैं। तो इसमें अपन को पता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन हम स्लो स्टेप से कैलकुलेट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लाइक दिस, वी कैन से दैट rate will be equal to K1 into concentration of O3 into concentration of O. ये रेट एक्सप्रेशन है अपने पास। Intermediate O is a intermediate, right? ना? O, the nascent oxygen is a intermediate. So अपन कहेंगे कि intermediate cannot be, right? ना, cannot present in the rate expression. We know that intermediate cannot be present in a rate expression. कभी भी इंटरमीडिएट ना रेट एक्सप्रेशन में नहीं होंगे, तो फिर कोई बात नहीं, उसको हम हटाएंगे। उसको हटाने के लिए हम रिएक्शन को चेक करेंगे, और किसी स्टेप में जैसे इसमें इंटरमीडिएट है तो इसमें भी इंटरमीडिएट, तो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम फास्ट स्टेप भी लिख सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट रिएक्शन जो है, स्टेप द फर्स्ट रिएक्शन, we can write that Kf upon Kb, that is equilibrium constant, that is concentration of O2 divided by concentration of लिख सकता हूं मैं O3, or I can write that concentration of O will be equal to Kf upon Kb into concentration of O3 divided by अपन लिख सकते हैं concentration of O2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इक्वेशन 2 हो गया अपने लिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, दैट रेट विल बी इक्वल टू, दैट इज K1 into concentration of O3 into Kf upon Kb into concentration of O3 divided by concentration of O2। ये भी रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट अपन K लिख लेते हैं, और ये टू द पावर ऑफ 1, ये टू द पावर ऑफ 1, O3 लिख लेता हूं मैं टू द पावर ऑफ 2, और O2 लिख लेता हूं मैं, दैट इज डिवाइड बाय O2 है, तो O2 टू द पावर ऑफ -1। Therefore the rate expression we got it,
है ना। therefore the rate expression अगर अपन को लिखना है तो we'll write that k into, यहाँ पर अपन ने k क्या लिखा हुआ है, k is equal to k1 into kf upon kb लिखा हुआ है, that is it. So k into that is concentration of O3 into concentration of O2 to the power of -1. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अपन को क्या मिल गया, इसमें अपन को मिला ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O3 is 2, order with respect to O2 is -1. Overall order of reaction is 2 plus that is -1, that is equal to 1. So overall order of reaction is 1. एक तो ये पॉइंट हो गया जो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया। अब अपन दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। कभी भी किसी भी रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। रेट एक्सप्रेशन कैन हैव, किसी भी रेट एक्सप्रेशन में रेट एक्सप्रेशन कैन हैव ना, कोई भी रेट एक्सप्रेशन अपन गिवन होगा कैन हैव दैट इज रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, यहाँ पर अपन ने O2 इज अ प्रोडक्ट है तो वो भी हो सकता है, कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, बट नॉट द इंटरमीडिएट। लेकिन किसी भी रेट एक्सप्रेशन में अपन इंटरमीडिएट नहीं लिख सकते। रेट एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है लेकिन इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। तो इंटरमीडिएट हटाने का तरीका क्या होता है, वो अपन को इक्वेशन में गिवन होता है, अपन उसे हटा के निकाल सकते हैं। अब अपन बता सकते हैं रेट एक्सप्रेशन हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप से कैलकुलेट किया जाएगा। रेट एक्सप्रेशन is always written from a rate determining step, that is the slowest step. A rate constant slow step का नहीं होगा, बट रेट हमेशा स्लो स्टेप से कैलकुलेट करेंगे। रेट कांस्टेंट of reaction may not be the rate constant of slow step, may not be, वो तो अलग ही आ रहा था ना, वो सभी पे डिपेंड कर रहा था, अपन ने देखा इधर मतलब जरूरी नहीं है, may not be the rate constant of slow step of RDS, right ना, अपन ऐसे बता सकते हैं। दूसरा अपन लिख सकते हैं इसमें, और क्या बता सकते हैं अपन इसमें कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने कैलकुलेट किया, रेट एक्सप्रेशन में क्या क्या हो सकता है वो देख लिया अपन ने, और अपन बोल सकते हैं दैट इज राइट, वी कंसीडर, ठीक है। तो इसमें अब अपन मॉलिक्युलरिटी की बात कर लेते हैं। मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड by a rate determining step for a complex reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपको मॉलिक्युलरिटी हमेशा स्लो स्टेप से कैलकुलेट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो मॉलिक्युलरिटी फॉर ओवरऑल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ इसी से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अपन एक बात बोल सकते हैं कि रेट एक्सप्रेशन में वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो सकते हैं जो अपन को मेन रिएक्शन में गिवन है, नॉट इन ए कॉम्प्लेक्स स्टेप्स। मतलब किसी के भी रेट एक्सप्रेशन में वही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो सकते हैं जो हमें ओवरऑल रिएक्शन में गिवन, उसके अलावा नहीं हो सकता। कोई कैटलिस्ट होगा तो कैटलिस्ट भी गिवन होगा अपन को। मॉलिक्युलरिटी और रेट दोनों ही हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप से लिखे जाएंगे। सो इसमें मॉलिक्युलरिटी अपन लिखेंगे, therefore molecularity for the above reaction is, for decomposition of ozone इसमें दो मॉलिक्यूल टेक करेंगे, एक ये और एक ये,
2 रिएक्ट करेंगे तो अपन लिखेंगे इट इज 2 फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ O2। वो इस स्टेप से 2 आ रहा है, तो अपन कहेंगे ये फ्रैक्शन टाइप दिखा, हाँ नेसेंट ऑक्सीजन है ना, फ्रैक्शन थोड़ी है, फ्रैक्शन तो हाफ O2 लिखते हैं, सो इट इज नॉट अ फ्रैक्शन, इट विल बी। तो अपन बता सकते हैं मॉलिक्युलरिटी अपन को कैसे लिखना है। तो अब इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ रहा है और मॉलिक्युलरिटी अपने पास 2 आ रहा है। जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इक्वल होते हैं। अगर मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर सेम आ रहा है, it means that is a pseudo-molecular reactions. So generally the order of, right na, pseudo-molecular reactions, a reaction, pseudo-molecular reaction वो होते हैं जिसमें molecularity and order are not same and M and order is not same for a reaction. अगर M और right ना order is not same for a reaction, then they are called pseudo-molecular reaction. तो pseudo-molecular reaction के अपन एग्जाम्पल के लिए, ये खुद अपने आप में एक एग्जाम्पल है pseudo-molecular reaction। सर बोलो। सर हम लोग ने इनिशियली जब रेट निकाला स्लो स्टेप से, तो हम लोग मतलब पहले तो ऐसा अज्यूम करते थे ना अगर वन स्टेप रिएक्शन में कि अभी जैसे कि वहाँ पे लिखा है K1 into O2 और O जो लिखा है, O3 और O लिखा है, तो वहाँ पे X और Y हम लोग ऊपर अज्यूम करते, लेकिन वो इंटरमीडिएट है तो फिर आपने रिप्लेस किया ना, तो अज्यूम नहीं करेंगे क्या उसमें X और Y और फिर निकालेंगे नहीं, मतलब वो रेट एक्सपेरिमेंट से उससे हम लोग को ऑर्डर मिल जाएगा ना, X का वैल्यू और Y का वैल्यू। इससे हम लोग ने रिप्लेस करने के बाद आपने डायरेक्टली बता दिया ना कि O3 के रेस 2 आ रहा है और O2 रेस टू -1 आ रहा है, तो ऑर्डर 1 आ रहा है रिएक्शन का ओवरऑल, तो वो कंफ्यूजन हो रहा है कि कब हम लोग को अज्यूम करना है। In a complex reaction, each step is considered as a elementary independent step with each other. मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप लिखे हुए ना, वो हर एक स्टेप से अलग अलग होते हैं, उनमें आपस में अपन कोई रिलेशन नहीं बनाते। मतलब ये स्टेप इंडिपेंडेंट है इससे, ये स्टेप इंडिपेंडेंट है थर्ड से, ऐसे कॉम्प्लेक्स अगर रिएक्शन गिवन है तो ईच स्टेप of a complex reaction is considered as a elementary step, single step। और अपन क्या बोलते हैं, for any single step reaction the order of reaction is equal to the molar coefficients। हाँ सर समझा, मतलब अज्यूम कर लेते कि वो सिंगल स्टेप ही है ना। बिल्कुल, मैंने इसलिए उसमें वो ले लिया अपन ने कि इसका ऑर्डर 1 था, इसका भी ऑर्डर 1 था, सो दैट्स व्हाई। हाँ ठीक है, तो अपन ठीक है, मैंने उस पॉइंट को लिख दिया, फिर उसमें अगर ऐसा कुछ था तो अपन ने उसको लिख दिया। ठीक है, इन पॉइंट से अपन बता सकते हैं व्हाट वी हैव टू डू, कैसे अपन को बताना है द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन को मतलब और पढ़ना होगा। सूडो मॉलिक्युलर रिएक्शन को अपन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, बट एक बार आप कैलकुलेट करके बता दो मुझे फॉर रिएक्शन, अगर मुझे गिवन है, मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, एक एग्जांपल 2 है, इसके लिए आप कैलकुलेट द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ of a given complex reaction। मुझे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है ऐसे, इसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी पर कैलकुलेट करके बता दें। सो मुझे ऐसे गिवन है कि भाई आप मुझे
दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेते हैं अपन। Cl2 को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आई गेट लाइक दिस, ये रेडिकल है, ये एटीट्यूड। फिर Cl radical will react with CHCl3 to get इसके लिए मुझे K1 गिवन है, CCl3 plus HCl. So the CCl3 radical will react with Cl2 to form CCl4 plus Cl radical. इसमें मुझे K2 गिवन है, ये फास्ट, ये मुझे गिवन है, ये भी फास्ट, ये मुझे गिवन है, ये स्लो मुझे गिवन है, और ये फास्ट। ओवरऑल रिएक्शन में अपन को पता है CHCl3 को आप Cl2 से रिएक्ट करोगे तो CCl4 plus HCl गिवन है द ओवरऑल रिएक्शन। अगर मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है तो ओवरऑल रिएक्शन हम अपने आप ही बना सकते हैं, क्या मतलब? तो इसमें ऑर्डर कैलकुलेट कर दो और मॉलिक्युलरिटी बताएगा। मॉलिक्युलरिटी तो अपन को दिख ही रहा है, 2 हो जाएगा स्लो स्टेप से। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बताना है। बताओ भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा अपने पास? थ्री बाई टू 3/2 3/2 आ गया सबसे। सो हाँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 आ रहा है और मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अगर किसी को डाउट है तो मैं बताऊंगा, अगर अदरवाइज बताने की फिर जरूरत। ठीक है, तो सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख लेता हूँ। सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में जैसे अपन पढ़ते हैं, एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स अपन पढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट होगा तो बता देना भाई। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अपन को पढ़ना होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में अपन लिखते हैं भाई, अपने पास जो एस्टर गिवन है उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एक्सेस ना होगा। कैटलिस्ट एसिड यूज करते हैं अपन और ये बनाएगा CH3COH plus C2H5 हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो इसमें रेट एक्सप्रेशन जो अपन लिखे है ना वो ऐसे लिखा है, रेट विल बी इक्वल टू दैट इज K into concentration of ester into concentration of H2O into concentration of H plus। तो इसको अपन K डैश कर लेते हैं। तो रेट विल बी इक्वल टू दैट इज K into concentration of ester पे डिपेंड करता है, ये रेट एक्सप्रेशन होता है। फिर K dash will be equal to that is concentration of H plus n। अब इसमें ये 1 होता है, ये भी 0 होता है और ये X भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेट चेंज होता है। इस पे इसके रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसके रिस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इस पे कैसे रेट डिपेंडेंस करेगा, क्योंकि पहले 0.1 मोलर ले लेते हैं, फिर रेट क्या होगा। अगर एसिड का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो रेट भी चेंज होता है।
इसलिए अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसको, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में अपन क्या बोलते हैं कि भाई अगर ये एक्सेस में होगा तो एनी रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है। तो वो क्यों? क्योंकि उसके कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे ये 0.1 मोलर है और इसका 1 लीटर तो कितना हो जाएगा 55.56, अगर ये पूरा भी कंज्यूम हो जाएगा तो नेग्लिजिबल चेंज आएगा इसमें तो रेट कैलकुलेट करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर ये 0.1 मोलर होगा तो ये कितना हो जाएगा, so that 55.56। सो ये एक्सेस में होता है, जो भी एक्सेस में होता है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं 0। इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन को पीएच दे दो और आप मुझे के डैश दे दो, तो मैं कैलकुलेट करके भी बता दूंगा। सर हाँ बोलो। सर वो रेशियो एक्स ही लेगा, मतलब कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है इसका रीजन। कौन सा? एक्सप्रेस की रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स कैसे, उसका रीजन क्या कर बताया आपने? मैंने कहा भाई इसको भी चेंज करेंगे तो भी रेट चेंज होगा ना। तो अगर मान लो इसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से मुझे ये मिलेगा ना ऐसे, K is equal to K into K dash into concentration of H plus। अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये चेंज होगा ना। हाँ। और ये चेंज होगा तो ऑर्डर चेंज होगा, ये चेंज होगा तो रेट चेंज होगा। हाँ ठीक है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में अपन कहेंगे भाई अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे अपन H प्लस आइन का तो भी रेट अब चेंज होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में भी अगर आप पीएच अलग अलग दे दो और के दे दो कि भाई के कैसे डिपेंड करता है पीएच पे, तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा दो इक्वेशन से कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको देना पड़ेगा कि पीएच पहले 3 था तो के का वैल्यू 1.1 10 की पावर -3 है। पीएच जब मैंने 4 कर लिया तो के का वैल्यू हो गया 1.1 इंटू 10 की पावर -2। ऐसे अपन को कुछ गिवन होगा, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जैसे अपन ने पहले कैलकुलेट किया था। सो कैटलिस्ट पे भी रेट डिपेंड करता है, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन कैटलिस्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे। ये मैं ना थोड़ा सा जल्दी चल के अपन ना कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे चलते हैं और वहां कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पार्ट आपको ऑलरेडी पता है। क्योंकि अब फिजिकल में और क्या पढ़ सकते हैं अपन, पहले भाई जो गिवन है उसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ नहीं सकते अपन, तो जो पहले पढ़ाया होगा वही मतलब अभी भी पढ़ाऊंगा, है ना। इन्वर्जन ऑफ शुगर केन की बात करेंगे तो, और ये रिएक्शन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अपन को, तो अपन ऐसे पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, एस्टर इन बेसिक मीडियम follows second order kinetics, follows second order kinetics। ये पहले भी बनने वाला था कि सेकंड बेस के प्रेजेंस में तो पहले वो अटैक करेगा इस पे, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर की, या उसको अपन इन्वर्जन ऑफ शुगर की भी बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ शुगर, सो C12H22O11 लिखते हैं अपन। इसमें हाइड्रोलिसिस करना है तो फिर वाटर आएगा। इसमें मॉलिक्युलरिटी 2 था, है मॉलिक्युलरिटी, इसमें ऑर्डर तो 1 होता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी इसमें 2 होता है, इसके बगैर थोड़ी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। सो तभी तो ये सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। जो लिखना था वो तो अपन चेक कर लेते हैं भाई, इसको भी चेक कर लेते हैं, फिर दोनों के ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी चेक करेंगे कैसे बताना है। ये भी एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो अपन लिख सकते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस लिखेंगे तो C6H12O6 होगा प्लस C6H12O6 होगा। इन्वर्जन ऑफ शुगर केन का मतलब अपन को पता होता है, इसका रोटेशन होता है प्लस 66.5
स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, एक ग्लूकोज होगा, एक फ्रक्टोज होगा। ग्लूकोज इज +52.5 और ये होता है -92। पहले मेरे पास ये डेक्स्ट्रो था, बाद में ये दोनों कंबाइन होके लेवो रोटेटरी हो जाएगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करके नेगेटिव रोटेशन कर देगा, तो लेवो रोटेटरी हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज इनवर्स। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें भी रेट आप ऐसे ही लिखने वाले हो, K dash into concentration of sucrose, that is a sugar cane, concentration of water और concentration of H plus है, जैसे वहां पर लिखा हुआ है आपने, ये आप ऐसे लिख रहे, तो आप इस पे लिख दोगे that is K into concentration of sucrose। बाकी सारा एक्सप्लेनेशन वैसे ही देने वाले हो जैसे कर दिया। इधर अपन लिखेंगे तो ऑर्डर कितना आया था 1 और मॉलिक्युलरिटी, विदाउट इसके उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सो मॉलिक्युलरिटी में वाटर को तो इंक्लूड करना ही होगा। इसमें भी ऑर्डर कितना आएगा 1 और मॉलिक्युलरिटी कितना आएगा 2, दैट्स व्हाई दे आर सूडो मॉलिक्युलर रिएक्शन। तो अब सूडो मॉलिक्युलर रिएक्शन में मतलब अपन कहेंगे भाई मॉलिक्युलरिटी जो आती है एक्चुअली वैसी मॉलिक्युलरिटी नहीं होती है, तभी तो वो सूडो मॉलिक्युलर है। तो अपन कहेंगे इसमें फिर क्या लिखें, तो अपन कहेंगे सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन मतलब मोस्टली जिस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, वही मॉलिक्युलरिटी बतानी है। सो सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, इसमें भी ये तो एक्सेस में है, इस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन मेनली, तो अपन कहेंगे दिस इज आल्सो सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन सूडो इसलिए लगाया अपन ने क्योंकि मॉलिक्युलरिटी तो वैसे 2 है, लेकिन हमें इसको यूनिमॉलिक्युलर लिखना पड़ रहा है क्योंकि दोनों में से कोई ऐसा पार्ट होगा जो मॉलिक्युलरिटी में तो इन्वॉल्व है, लेकिन उसका रेट एक्सप्रेशन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज वो एक्सेस में होता है। Then we write pseudo unimolecular reaction like this, right? Next we can write is, इसमें अपन बता सकते हैं दैट इज, तो ये तो अपना मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है इनिशियल पार्ट, वो वाला पार्ट है। ये सारा पार्ट अपन ने रेट लॉ लिखने के लिए लिखा। रेट लॉ एक्सप्लेन्स, रेट लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन explains the relation between the concentration and rate of reaction. Rate of reaction, concentration से rate of reaction में कैसे चेंज आएगा वो अपन ने रेट लॉ में देखा। भाई अगर मान लो रेट एक्सप्रेशन था अपने पास के इनटू कंसंट्रेशन ये है, अब इसका x का वैल्यू से अपन ये बता सकते हैं कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, वो करना पड़ा रेट एक्सप्रेशन से। बट डिफरेंशियल रेट लॉ, अपन रेट को अब इसमें डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। डिफरेंशियल रेट लॉ explains the relation between concentration and time। तो अपन कैलकुलेट करेंगे द रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम। हमसे कोई नहीं पूछने वाला कि आप उसको डिराइव करो या कुछ ऐसे कुछ, मतलब कोई अपन से पूछने वाला नहीं है कि आप डिराइव करना है क्या। अपन को पता है कोई भी रिएक्शन अपन को गिवन होगा, अपने पास एक रिएक्टेंट है A गिव्स यू द प्रोडक्ट, तो रेट एक्सप्रेशन अपन लिख लेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस dA/dt, दैट इज द डिफरेंशियल रेट लॉ, दैट विल बी इक्वल टू K into concentration of A to the power of X।
तो अपन कहेंगे इसमें ना डिफरेंशियल रेट लो। अगर मान लो x का वैल्यू 0, तो डिफरेंशियल रेट लो, इसमें रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन को पता है। k विल बी इक्वल टू, इसमें कुछ बताने की जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, अगर आपको कुछ लगे कि भाई इसको बता दो मैं आपको बता दूंगा। k विल बी इक्वल टू a नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी है। इसको डिफरेंशियल रेट लो अपन क्या करेंगे, इसको 0 पुट करते हैं तो ये 1 हो गया, dt इधर लेके जाते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं a नॉट से a टी तक, विल गेट द वैल्यू ऑफ k। तो ये रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। एंड टी ऑफ अगर अपन को बताना है हाफ लाइफ क्या होता है, तो इसमें एटी की जगह ए नॉट बाई 2 कर देंगे, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब है कि जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर हाफ लाइफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है 80, इसका आधा हो जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है एक हाफ लाइफ के बाद ये आधा हो जाएगा, तो 80 जो होगा वो ए नॉट बाई 2 हो जाना चाहिए। सो अगर ये ए नॉट बाई 2 होगा तो अपने पास हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज a naught divided by 2 into k आ जाएगा, that is the half life for zero order reaction। अगर अपन कुछ ऐसे लिखते हैं कि भाई अपन को इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ गिवन है और आफ्टर टाइम टी कोई कंसंट्रेशन अपन को पता चल रहा है, तो प्रोडक्ट का कोई कंसंट्रेशन बनाएंगे अपन x y z ऐसे कुछ, x तो अपन इसको ना n कर लेता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ताकि मैं कंसंट्रेशन को जरूरत पड़ेगा तो मैं x ले लूंगा ऐसे। भाई अगर अपन को गिवन है प्रोडक्ट ए था 0 था, ये x बन गया, तो ये आफ्टर टाइम टी ये a माइनस एक्स हो गया। तो अगर मुझे x के टर्म में लिखना है तो आफ्टर टाइम टी a माइनस एक्स, दिस विल बी a, सो a माइनस एक्स, तो मैं इसको प्रोडक्ट के टर्म में x के टर्म में भी लिख सकता हूँ, x बाई टी के इज इक्वल टू, अगर मुझे x गिवन है मतलब कितना प्रोडक्ट बना या कितना डिकम्पोज हो गया a, अगर वो गिवन है तो मैं x बाई टी भी लिख के बता सकता हूँ। इसका यूनिट बताना है तो कंसंट्रेशन पर टाइम ले लेंगे, टी हाफ वी नो दैट व्हाट इज दैट, टी हाफ तो हमेशा टाइम है तो टी सेकंड सी ले लेंगे, या जो भी गिवन होगा मिनट्स वगैरह वो ले लेंगे। वो डेरिवेशन वगैरह अपन उसको सब आते हैं, मतलब उनको करने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। इफ n इक्वल टू 1, अपन सबको पता है k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.303 अपॉन t इनटू log ऑफ a नॉट बाय 80 होता है, ये रेट कांस्टेंट है। a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a और 80 इज आफ्टर टाइम t जो कंसंट्रेशन होता है वो अपन को पता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर अपन को टी ऑफ लिखना है तो टी ऑफ तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज टी ऑफ मतलब 80 का वैल्यू a नॉट बाय 2 हो जाएगा, a नॉट कैंसिल होगा, log 2 होगा, log 2 होगा तो ये टी ऑफ होगा, log 2 इज 0.3, वी नो दैट, मल्टीप्लाई करके बता दूंगा 0.693 डिवाइडेड बाय k, दैट इज द हाफ लाइफ। और k x के टर्म में अपन को पता है क्या होता है, x के टर्म में k लिखेंगे अपन, दैट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t इनटू log ऑफ a अपॉन a माइनस x। k का यूनिट कंसंट्रेशन तो कैंसिल हो गया, सो k का यूनिट सिर्फ पर सेकंड होगा, तो अपन यूनिट एक साथ ही लिख लेंगे सारे, तो क्योंकि यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है वो अपन को पता है। सभी के ग्राफ एक साथ बना दूंगा। इसमें अपन से ये भी पूछ सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं, दैट इज इसको t बना लेते हैं, इसको हटाते हैं तो log बेस ही आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज e टू द पावर ऑफ दैट इज k t will be equal to that is a naught by 80. Therefore I can write that 80 will be equal to that is ऐसे लिख सकते हैं अपन 80 will be equal to, इसको इधर लेके जाते हैं और e to the power of a naught into e to the power of
माइनस के टी कर देते हैं, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। इस पार्ट में अपन से ये भी पूछ सकते हैं भाई, यहां से जैसे अपन को गिवन है कि भाई व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अपन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछ सकते हैं। तो अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात भी कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दैट इज इक्वल टू एक्स बाय ए, और अपन को इससे अपन एक्स बाय ए कैलकुलेट कर सकते हैं। ई ले जाओ, 2.303 हटा लो, लॉग बाई सी आएगा, और एक्स बाय ए लिखेंगे तो 1 माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस के टी आएगा कैलकुलेट, राइट। अगर आप चाहो तो मैं उसको और एक्सप्लेन करके लिख सकता हूँ, तो इसको के टी लिखेंगे तो, और ये हटाएंगे तो ई टू पावर ऑफ एंटी लॉग लेंगे ना, तो ई टू पावर ऑफ के टी आ गया अपने पास। सो ई टू पावर ऑफ के टी अपने पास क्या आया, ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अपन ए माइनस एक्स अपॉन ए कर लेते हैं, तो ये माइनस लिख लेते हैं, तो अपने पास इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस एक्स बाय, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, वील गेट दैट। तो फर्स्ट ऑर्डर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं अपने पास, और जीरो ऑर्डर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर से उतना क्वेश्चंस नहीं आता है। अगर आपके अपने पास n का वैल्यू 2 गिवन है, तो वी नो दैट आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में इसको 2 लिख लोगे। तो इस एक्सप्रेशन में अगर अपन 2 लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, उससे अपन को k जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 by t into 1 upon that is we'll write that a naught minus 1 upon a at time, ये अपने पास होगा। एंड अगर हमें हाफ लाइफ मतलब जिसमें at will be equal to a naught by 2 हो जाएगा, ये वैल्यू a naught by 2 हो जाएगा, तो द हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू k फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन हाफ लाइफ लिख लेते हैं डायरेक्टली, अगर हाफ लाइफ लिखेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस 1 by a naught into, we can write that k, that will be the half life for second order reaction. तो x के टर्म में लिखना है तो सेकंड ऑर्डर में अपन को a माइनस एक्स और x, तो दिस विल बी दैट a नॉट a हो जाएगा, ये a माइनस एक्स हो जाएगा, हम उसके टर्म में भी लिख सकते हैं। हम nth ऑर्डर की बात कर लेते हैं, अगर nth ऑर्डर होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे सारे लिखना तो ठीक नहीं है, nth ऑर्डर के लिए अपन लिख लेंगे k फॉर nth ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 by t n minus 1 into t 1 upon a naught to the power of n minus 1 minus 1 upon a time t to the power of n minus 1. This will be the, मैंने इससे ही इसको लिखा और इससे ही इसको लिखा, nth ऑर्डर में सभी के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, बस इसमें n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए इसके लिए, बिकॉज इट इज, अगर हम 1 देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, ये हाफ लाइफ भी कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, बाकी सभी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। तो इसमें n इज नॉट इक्वल टू 1, बाकी सभी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन। एंड हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन अगर अपन लिखेंगे दैट t हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, दैट इज 2 to the power of n minus 1 divided by n minus 1, that is a naught to the power of n minus 1 and k will write like this। इसमें भी बस यही एक पार्ट अपन को ध्यान रखना है, n is not equal to 1, उसके बाद आप जो मर्जी चाहे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इस वाले फॉर्म में n नेगेटिव हुआ तो भी चलेगा ना? किस, हाँ कुछ भी सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए बस। तो ठीक है, अगर 1 by 2 मुझे लिखा, nth ऑर्डर हाफ ऑर्डर लिखा, तो हम हाफ के लिए भी लिख लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। पर तो थोड़ा सा अपन ध्यान रखें, अगर तो इजीली अपन सारे कैलकुलेशंस करके बता सकते। तो रेट कांस्टेंट में अपन को थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जीरो ऑर्डर से आते हैं, सेकंड ऑर्डर और
थर्ड ऑर्डर मतलब बाकी ऑर्डर से अपन को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन इसको देख के एक बात बता सकते हैं हम, ये तो एक इंटीजर होगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन से बात करें तो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अदर ऑर्डर रिएक्शंस वी कैन से एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए तो अपन कहेंगे भाई n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद कॉन्सेंट्रेशन। तो इन सब इक्वेशन से हम एक बात तो बता सकते हैं कि इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल्स कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस तो थोड़ा बहुत करना ही होगा डिफरेंट टाइप से न्यूमेरिकल्स का। मैं आपको न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस करवा दूंगा भाई, थोड़ा छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स मतलब आते ही है अपन से। अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो एक तो अपन को पता होना चाहिए भाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है ना। और दूसरा पार्ट होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट इज, और उसके बाद अपन को लिखना होता है दैट इज हाफ लाइफ एंड सो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन, ये अपन को बताना है। हाफ लाइफ मतलब द टाइम इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ इज हाफ लाइफ इन कंसंट्रेशन। तो लिखते हैं भाई जीरो ऑर्डर के लिए द के का यूनिट तो अपन ने भी थोड़ी देर पहले देखा था, दैट इज मोल्स पर लीटर पर टाइम। टाइम कैन बी इन सेकंड और मिनट, हमें फर्क नहीं पड़ता। और हाफ लाइफ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो हाफ लाइफ कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन कंप्लीट भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो प्रोपोर्शनल है ना, तो ये रिएक्शन कंसंट्रेशन अगर 0 हो गया तो रिएक्शन पूरा डिकम्पोज हो गया तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी गेट कंप्लीटेड, उसको अपन कंप्लीट भी कर सकते हैं। वो ग्राफ में भी देखेंगे अपन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर पढ़ेंगे अपन अभी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये सिर्फ पर टाइम था, तो पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, जो भी अपन को गिवन होगा अपन बता देंगे। एंड टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, उसमें कंसंट्रेशन टर्म था ही। टी हाफ इज 0.693 डिवाइडेड बाय के। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिखूंगा तो इट विल बी लीटर पर मोल पर टाइम and T half is inversely proportional to concentration। मतलब अगर concentration बढ़ाऊंगा तो हाफ लाइफ कम होगा, अगर concentration बढ़ाने से हाफ लाइफ कम होगा तो हम बता सकते हैं फिर तो, मतलब अगर concentration चेंज करने से हाफ लाइफ अगर चेंज हो रहा है, इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ रहा है, लेकिन concentration बढ़ाने से ये कम हो रहा है, तो हम फर्स्ट और सेकेंड और जीरो ऑर्डर बता सकते हैं। लेकिन अगर concentration चेंज करने से हाफ लाइफ चेंज नहीं होता है तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए अपन लिखेंगे तो ठीक है, विल राइट दैट लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम, और टी हाफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का स्क्वायर, वो तो अपन यहाँ से बता सकते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, दैट इज 3 - 1 हो जाएगा। इसका मतलब है सीधा nth ऑर्डर ही लिख लेते हैं अपन। nth ऑर्डर के लिए अपन क्या करेंगे, तो द यूनिट विल बी व्हाट, दैट विल बी दैट इज लीटर पर मोल, है ना, तो द पावर ऑफ n-1 कर देते हैं, एक कंसंट्रेशन हो जाएगा लीटर पर मोल। जैसे अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर होगा तो अपन बता देते ये 2 हो जाएगा, तो मोल्स लीटर पर मोल हो जाएगा और पर टाइम हो जाएगा। और टी हाफ लिखेंगे तो वी नो दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ n-1। ठीक है, फिर तो अपन बता सकते हैं, मतलब सभी ऑर्डर्स में यूनिट अलग अलग है ऑफ के, मतलब क्वेश्चन में अगर के गिवन है तो सबसे पहले उसी के यूनिट को देखना है, क्योंकि हो सकता है कि ऑर्डर मेंशन नहीं है लेकिन के यूनिट से मैं ऑर्डर बता सकता हूँ कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो अपन बता सकते हैं। तो हाफ लाइफ का डिपेंडेंस अपन बता सकते हैं भाई, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो डिपेंड करता है कि मतलब किस टाइप से,
कंसंट्रेशन थोड़ा चेंज करने से हाफ लाइफ में ज्यादा चेंज आ रहा है, उस टाइप से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे रिलेटेड अपन को छोटे मोटे क्वेश्चंस, मतलब जैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं वैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, उसके बाद अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद अपन और जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं उनको पढ़ लेंगे। पहले अपन ग्राफ चेक कर लेते हैं, ये वाला पार्ट अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे अपन कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ द पार्ट के ऊपर डिस्कस करके बता सकते हैं। अब अपन कुछ ग्राफ पढ़ लेते हैं कि भाई ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं, मतलब इसमें काफी क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड भी आ जाते हैं, कभी कभी अपन को ग्राफ गिवन होता है। तो एक तो ग्राफ बनता है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, एक तो ऐसे ग्राफ पूछ लेते हैं अपन से। दूसरा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पूछ लेते हैं अपन से। और थर्ड अपन से हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन पूछ लेते हैं, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो ठीक है, अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है तो अपने पास कोई भी रेट एक्सप्रेशन अपन को पता है, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ x, या n लिख लेते हैं है ना ऑर्डर के लिए। तो अपन को पता है अगर जीरो ऑर्डर होगा तो वी नो दैट रेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dc/dt, या रेट लिख लेता हूँ, या फिर माइनस dc/dt कर लेता हूँ, इट डिपेंड्स है ना कैसे आपने देखा था। वर्सेस टाइम का मतलब कंसंट्रेशन बताना है, तो जैसे जैसे अपन कहेंगे भाई जीरो ऑर्डर अगर है तो रेट विल रिमेन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज नहीं होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ये 1 होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट ऑर्डर। अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो अपन कहेंगे भाई रेट के लिए सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन जो ग्राफ होंगे वो ऐसे आने चाहिए, क्योंकि सेकंड ऑर्डर के लिए द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, कि भाई आप ऐसे बता सकते हैं कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ज्यादा चेंज होगा। तो ये 45 डिग्री की जगह थोड़ा एंगल, ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट ज्यादा चेंज होगा अगर कंसंट्रेशन में थोड़ा चेंज करेंगे तो। राइट ना सर बोलो। सर कॉन्सेंट्रेशन से आपका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, मतलब अलग अलग लेंगे तो उससे अलग अलग मतलब टाइम के साथ कंसंट्रेशन अलग अलग लेंगे तो अपन उस पर रेट बता रहे हैं कि अगर इनिशियली कंसंट्रेशन ये था तो रेट कितना होगा, फिर कंसंट्रेशन ये है तो रेट कितना होगा, फिर कंसंट्रेशन ये है तो रेट कितना होगा। दैट्स व्हाट वी मीन। नहीं, मैं पूछ रहा था जैसे कि T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो वो जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा ना? किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, इनिशियल होगा तो वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो अगर अपन लिखेंगे तो भाई मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा वो तो। क्योंकि T1 के एक्सप्रेशन में A0 लिखते हैं ना, A0/2, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आपका मतलब वही है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मतलब अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पे अलग अलग T1 आएगा, वैसा बोल रहे हो ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सर। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, इसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें तो कांस्टेंट है। अब इसमें अपन क्या बताएंगे कि मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज अपने पास ये वैल्यू n का वैल्यू इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए 2 होगा, तो अगर इसको डबल करेंगे तो इसको 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे ये पूछना था कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा या थोड़ा कर्व आना चाहिए, इसको कैसे आना चाहिए? तो ये तो डायरेक्टली सर पैराबोला जैसा। मतलब यू आर टेलिंग मी दैट कि मतलब ये ऐसे आना चाहिए रेट। जी सर। ऐसा क्यों आना चाहिए, अपन कैसे बता सकते हैं ये ऐसे आएगा?
सर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है तो ऐसे ही कंसंट्रेशन स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बाद में कुछ ज्यादा ही बढ़ेगा एज कंपेयर टू इनिशियल, है ना। तो ठीक है, बिल्कुल अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कर्व आना चाहिए थोड़ा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ये तो बाय डिफरेंशियल रेट लॉ होता है, ये तो बाय डिफरेंशियल रेट लॉ होता है। तो अगर अपन जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो डिफरेंशियल रेट लॉ में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम मतलब k इज इक्वल टू था a नॉट माइनस a एट टाइम t दैट इज इक्वल टू kt। तो अपन इसको ऐसे बना लेते हैं a एट टाइम t, सो a एट टाइम t विल बी इक्वल टू, अपन यहां पर लिख लेते हैं इसको माइनस kt प्लस कंसंट्रेशन ऑफ a। इसको ऐसे बना देते हैं। अगर अपन इसको ऐसे बनाएंगे तो वी नो दैट कि फिर तो आप a एट टाइम t जो कंसंट्रेशन कह रहे हो आप, इनिशियल कंसंट्रेशन से जो कि a नॉट था उससे अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो इट शुड डिक्रीज लाइक दिस। तो अपन कहेंगे इसमें स्लोप आप लिख लो भाई, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द फॉर जीरो, राइट। तो वैसे भी अपन ने लिखा था भाई अगर मुझे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का रिलेशन बताना है तो मुझे डिफरेंशियल रेट लॉ से बताना होता है, और उससे अगर बताएंगे तो विल गेट लाइक दिस, स्लोप इज नेगेटिव। अगर इसमें अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में विल राइट दैट इट विल बी लाइक दिस। फर्स्ट ऑर्डर के केस में अपन लिखेंगे तो k इज इक्वल टू दैट इज kt विल बी इक्वल टू 2.303 t तो उधर मल्टीप्लाई किया अपन ने log ऑफ a नॉट अपन 80, तो a नॉट अपन 80 इसको भी यहां कर लेते हैं 2.303 will be equal to log of a naught upon log of 80, so a naught minus log of 80। इसको भी अगर अपन चेक करेंगे ना तो विल राइट लाइक दिस log of 80 minus kt by 2.303 divide by t into that is kt divide by 2.303 ना plus log of a naught। इसको भी अपन वही ले लेते हैं y equal to mx plus। तो इससे भी अपन ये लिख सकते हैं ना log of a at time t, और यहां पर अपन टाइम लिख लेते हैं तो स्लोप नेगेटिव आएगा, और इसमें स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.30। अब अपन ये चेक कर लेंगे कि मुझे ये ln ऑफ 80 गिवन है या फिर log ऑफ 80 गिवन है। अगर ln ऑफ 80 गिवन होगा तो भी स्लोप तो ऐसे ही आएगा, लेकिन स्लोप विल बी इक्वल टू ओनली माइनस के, है ना। फिर अपन 2.303 को यूज नहीं करेंगे ना इधर, अगर ln होगा तो log बेसिक। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, राइट। फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अगर सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर में अपन कहेंगे भाई सेकंड ऑर्डर में तो ऐसे आ जाएगा kt विल बी इक्वल टू 1 by a at टाइम t माइनस 1 by a। तो इसको भी वैसे ही कर देते हैं अपन स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके। सो आई कैन राइट दैट 1 at a at टाइम t will be equal to kt plus 1 by a। इसको भी y equal to mx plus c लिख लेते हैं, और फिर आपको पता है ग्राफ कैसे बनाना है। 1 by a at टाइम t ले लेते हैं y एक्सिस पे, और इसको अपन ले लेते हैं x एक्सिस पे दैट इज टाइम। तो द ग्राफ विल से दैट अब तो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, तो मैं ऐसे पॉजिटिव स्लोप।
तो स्लोप आपको पता है के आ जाएगा, तो अपन को ये स्लोप वगैरह कभी कभी पूछ लेते हैं हमसे, तो स्लोप अपने पास के आ जाएगा, तो अपन बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपन कैसे बता सकते हैं ये सीखना। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं फॉर हाफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेशन, फॉर हाफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर के लिए लिखूंगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब तो अपन को ऐसे लिख लेना चाहिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए विल राइट दैट इट विल बी टी हाफ इज कांस्टेंट बिकॉज़ ये तो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर अपन टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन लिखेंगे तो हमको पता है इट विल रिमेन कांस्टेंट। सेकंड ऑर्डर के लिए वी नो दैट half life is inversely proportional to concentration, तब तो अपन को ऐसे लिखना चाहिए, that is T half versus concentration। तो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, concentration को बढ़ाएंगे, half life डिक्रीज होता रहेगा। बाकी अपन को पता है कि थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, वो सब सारे ऐसे ही बनते रहेंगे। ये सारे ग्राफ थे अपने पास। अब मान लो अपन को ऐसे अपने पास एक रिएक्शन है, और कुछ ऐसे एग्जांपल कर लेते हैं। A gives you the product, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे A गिवन है, आफ्टर टाइम t A माइनस एक्स गिवन है, ये x है, ये 0 है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें मुझसे कहा गया कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x एंड t, तो कैसे लिखेंगे अपन? अगर मुझसे कहा गया कि x और t के लिए ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाएंगे? तो x तो प्रोडक्ट है, तो अपन कहेंगे ये तो मुझे पता है x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू x बाई टी होता है, तो t is directly proportional to x, graph should be like this। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो बताओ फिर ग्राफ कैसे होता, x और t का ग्राफ, ये बताओ। डिक्रीजिंग होता, e की पावर kt है ना, x into e की पावर kt is equal to constant। तो डिक्रीजिंग होता, मतलब फर्स्ट ऑर्डर में जैसे जैसे टाइम बढ़ता x का वैल्यू बढ़ेगा। नहीं, x is equal to मतलब constant into e की पावर माइनस kt लिखेंगे ना, तो वो डिक्रीजिंग होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। इज a at time t, a नॉट into e की पावर माइनस kt। ठीक है, तो आफ्टर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा a at time t कम होगा, भाई मुझे x और t का ग्राफ चाहिए ना। x मतलब अपन ये बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट का ग्राफ चाहिए मुझे, प्रोडक्ट तो बनेगा। सर इसी में AT को A माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो मिल हाँ जाए। सर, at को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, a नॉट तो a है। ये लो कर दिया। अब x को एक साइड पे लेके जाएंगे
और बाकी सब? अब तुम कह रहे हो कि भाई a माइनस a इंटू ई टू पावर माइनस के टी दैट इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ये वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो x का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ए बढ़ता बढ़ता तक जाएगा। जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो कैसे लिखें फिर उसको, वो तो यही दिख रहा था मुझे। x इक्वल टू ए पे इंफिनिटी तक जाएगा, सॉरी t इक्वल टू इंफिनिटी पे x a तक जाएगा बस। तो इसका मतलब है मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो x बढ़ेगा और उसके बाद आप कुछ ऐसे ग्राफ बोल रहे हैं। सर अब एक्स एक्स वाई एक्सिस पे आप ए मार्क करके हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, फिर वो एसिम्प्टोट जैसा रहेगा, मतलब उसको टेंड करना चाहेगा मगर कभी टच नहीं करेगा। अभी बस स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, इस पे मतलब हाँ सर। बढ़ते हाँ, एक्सिस ए पे एक लाइन बना दीजिए, उसको टेंड करेगा। ये जो आपने अभी बनाया वो कर्व ही रहेगा। मैं तो वही बता रहा था ना कि ऐसे बना के फिर स्ट्रेट लाइन, हाँ हाँ सर। है ना। हाँ हाँ, सर। तो इतना तो मैं सोचते नहीं, मैं तो सीधे सीधी बात करता है यार, ये इनिशियली जीरो था, ये बढ़ता जाएगा। अब तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये कम होता जाएगा, तो ये थोड़ा स्लो बढ़ेगा। मतलब इनिशियली ज्यादा बढ़ेगा और उसके बाद स्लो बढ़ेगा और इनफाइनाइट टाइम पे ये बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो गया तो ये रुक जाएगा, रुक जाएगा तो कांस्टेंट हो गया। अब तुम उसको प्रूव कर लो। ठीक है, प्रूव करिए, अपन ने इससे तो प्रूव करेंगे। ठीक है। तो x बाय टी के ग्राफ अगर कभी पूछते हैं अपन से तो x बाय टी भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अपन को सारे ग्राफ पता चल गए, सारे अपन ने इक्वेशंस पता कर लिए, अपने हाफ लाइफ वगैरह पता कर लिया, सब कुछ पता हो गया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे होंगे, डायरेक्टली मतलब इक्वेशन बेस्ड ही होंगे। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे ना वो इक्वेशन बेस्ड ही होते हैं। अपन को परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन अपन को पता है, रेट कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। किसी भी ऑर्डर के लिए अगर हमने एक बार के कैलकुलेट कर लिया तो उस रिएक्शन के लिए के विल रिमेन कांस्टेंट एंड चेंज क्या होगा तो अपन को पता है के विल बी इक्वल टू दैट इज 1 by t into log of a naught upon 80 ln of a naught upon 80 हो। तो ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, दैट वी नो। ठीक है ना, क्योंकि ये इसके साथ टाइम के साथ ए टी चेंज होगा, ए नॉट तो कांस्टेंट रहेगा। तो अपन को पता है डिफरेंट मतलब के तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अपन अगर इनिशियली अपन को गिवन है कि भाई 20% डिकम्पोज होता है 30 मिनट्स में, तो इनिशियली 100 लेके 20% डिकम्पोज होगा तो 80 हो जाएगा एयर टाइम। तो बताओ 30% डिकम्पोजिशन कितने टाइम में होगा, बता देंगे इक्वेशन, क्योंकि एक बार के कैलकुलेट कर लिया तो हम बता सकते हैं कैसे डिकम्पोजिशन। तो इसमें अब अपन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन करके और फिर अपन ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो होगा काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उनको पढ़ने के बाद ही अपन रैंडम वे में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी छोटा छोटा जो क्वेश्चन हो सकता था वो अपन ने चेक कर लिया। राइट, तो हमसे क्या पूछेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेंगे किसी भी रिएक्शन में, रेट लॉ पूछेंगे किसी भी रिएक्शन में, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वो अपन ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं। राइट, तो अब क्वेश्चंस के लिए हमें थोड़ा सा मतलब अब आप मेरे ख्याल से शीट से भी सॉल्व कर सकते हो। शीट से एक्सरसाइज 1 थोड़ा सॉल्व कर लो आप, पार्ट 1 एंड 2, एटलीस्ट सेक्शन अपन ए बी एंड सी कर सकते हैं। सेक्शन ए बी सी आप कर सकते हैं, है ना। तो मतलब अभी आपके पास होमवर्क भी ज्यादा है तो आप 2 सेक्शन करोगे तब भी चलेगा, ए एंड बी करोगे तब भी चलेगा।
मतलब उसमें अपन को जैसे अपन ने पढ़ा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, कोई इफ और बट नहीं होता। कुछ पार्ट अपन नेक्स्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट हमें काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कौन कौन से रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, तो वो और थोड़ा इफ और बट अपन को पढ़ना होता है कि भाई अगर ऐसे होगा, मतलब मेरी मर्जी में, मतलब ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट टाइप का ऐसे कुछ शायद अपन को क्वेश्चन देता है। जैसे अपन को गिवन है, भाई मेरे पास गिवन है ट्वाइस ऑफ ए गिव्स यू द प्रोडक्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अपन क्या करेंगे थियोरेटिकली, अपन कहेंगे k will be equal to 2.303 divided by t into log of a naught by a. This is the rate constant. लेकिन अगर मान लो उसने अपन से कहा कि कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट, ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट, तो इस टाइप के अगर मतलब अपन थोड़ा बहुत क्वेश्चन अपन ऐसे करेंगे जिसमें अपन को इफ और बट जो बता रहा था मैं, ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट के लिए मैं रेट लॉ ऐसे लिखूंगा, रेट लॉ -1/2 into dA by dt, that will be equal to k into concentration of A to the power of 1, क्योंकि आपने कहा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। फिर तो अपन को पता है, फिर तो आप ऐसे लिखने वाले हो 1/2 into dA by dt, इसको आप कंसंट्रेशन K लिखने वाले हो, k dt लिखने वाले हो। इसका मतलब है आप ट्वाइस ऑफ k, या आप सीधे लिख सकते हो 2 को उधर ले जाते हैं अपन, तो 1 by that is 2.303 डिवाइड बाय 2t into log of a naught upon 80, then this rate constant is called observed rate। मतलब हमने इस इक्वेशन के हिसाब से ड्राइव किया, मैंने ये लिया आपका, मतलब आपने कहा था इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, मैंने फॉलो करवाया। लेकिन ये कैलकुलेशन मैं तभी करूंगा जब मुझे क्वेश्चन में गिवन हो कि यू हैव टू कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट, और हो सकता है इवन मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि अब मेंस में भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो वैरायटीज के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बना देते हैं कुछ कुछ पेपर में। तो अगर हमें ऑब्जर्व, अगर मेंशन नहीं होता ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट, में रेट कांस्टेंट यही लिखता, क्योंकि अपन को जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट गिवन होता है, वो ये 2 को मल्टीप्लाई करके ही अपन को पूछा जाता है। मतलब ये जो थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल जो अपन को गिवन होता ना, ये थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चन में गिवन होता, दैट इज 2 into ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट ही गिवन, ये अपन को गिवन होता, इट इज लाइक दैट। तो इस टाइप का थोड़ा इफ और बट, क्योंकि इनिशियल पार्ट ये तो अपन को पढ़ना ही पड़ता, जो अपन ने आज एक्सप्लेन किया कि भाई ग्राफ वगैरह या एक्सप्रेशन वगैरह कैसे पढ़ने, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर कैसे कैलकुलेशन करना, वो तो पढ़ना ही पड़ता। अब इसमें और थोड़ा बहुत कैसे ट्विस्ट होते हैं क्वेश्चंस में, वो अपन को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ के, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर अपन सारे इफ और बट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, तो अपन उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर लेंगे इस टाइप से कि भाई ऑब्जर्व पूछा है क्या होगा। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, रेट कांस्टेंट विद सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर वो अपने सिलेबस में नहीं है सर। क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस में नहीं। बोलो सर, अगर क्वेश्चन में ऐसा इक्वेशन दिया तो